हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। और आज करने वाले हैं हम बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 5 का सबसेक्शन 18 तक, ठीक है, इजारा ठेका यहाँ तक कवर कर लिया था, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 का। ठीक है, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे सबसेक्शन 19 से। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। आप खुद ये फील करेंगे कि कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है और कितना सिंप्लीफाई तरीके से हम किसी एक्ट को पढ़ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट जेडीए जेएलओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि आपको जो एज मिलेगी, जिन जिन क्वेश्चंस को आप अच्छे से जब अटेम्प्ट करेंगे, तो कौन से क्वेश्चंस होंगे जो आपको एज देंगे, वो होंगे इन्हीं लोकल एक्ट से क्वेश्चंस। ठीक है, जब आपका जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पर अच्छी कमांड होगी, जब आपका टेनेंसी एक्ट पर अच्छी कमांड होगी, जो और अदर एक्ट्स हैं, ठीक है, जो लोकल एक्ट्स हैं उन पर अच्छी कमांड होगी, तभी जाके आपका ये एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि बीएनएस है या मतलब सीपीसी है, ये सब तो ऑलरेडी सब बच्चे पढ़कर आएंगे। ठीक है, आपकी कमांड इन एक्ट्स पर होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप मेरा जो मेरी सीरीज है, जो मैंने इससे पहले जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट की जो डाली, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने एक भी सेक्शन को नहीं छोड़ा है। हर एक सेक्शन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है और साथ ही साथ उन सेक्शन से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने उनको भी कवर किया है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि कोई भी गलती से हमें कोई भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो एक बार अगर मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था, तो आप देखेंगे मैंने लास्ट वीडियो में इससे पहले सबसे पहले ओवरव्यू कंप्लीट किया था। एक बार हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी इस एक्ट से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसके प्रियम्बल को समझा। फिर हमने इसका चैप्टर 1 जो प्रीलिमिनरी बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर हमने इसका सेक्शन 2 जो ओमिट हो गया है, सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 4, उसके बाद सेक्शन 5। ठीक है, उसको पहले मैंने सेक्शन 5 को स्टार्ट करने से पहले, डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या किया, उसके जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को हमें एक लेमन लैंग्वेज में कैसे समझना चाहिए, उसको एग्जाम्पल से आपको पूरा समझाया। उसके बाद मैं आपको क्या कर उसके बाद मैंने आपको इन टर्म्स पर लेकर आई। ठीक है, अगर आप देखेंगे टर्म्स मैंने बहुत लास्ट में स्टार्ट की, ताकि एक बार आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए, अब टर्म्स स्टार्ट हुई हैं। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी लास्ट वीडियो देखकर आए हैं, उनको समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसेक्शन 19 से। सब स्टूडेंट्स अपने पास बेयर एक्ट लेकर बैठ जाइए। ठीक है, मैंने भी बेयर एक्ट ले रखा है अपने पास। जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, अपने बेयर एक्ट में मार्क करते रहना। ठीक है, जैसे कि अब हमारा सबसेक्शन 19 क्या बात कर रहा है, सुधार। ठीक है, इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है सेक्शन 5 का सबसेक्शन 19। ये क्या बोल रहा है, वर्क इंक्रीजिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ होल्डिंग लाइक हाउस, वेल्स, बर्न्स, ड्रेनेज, लेवलिंग एक्सेट्रा, बट एक्सक्लूड्स टेम्पररी वर्क। देखिए, यहाँ पर इस एक्ट में, राजस्थान टेनेंसी एक्ट में, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, तो इम्प्रूवमेंट का मतलब है जब कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो भूमि का मूल्य बढ़ा रहा है। ऐसा कोई कार्य जो भूमि का मूल्य बढ़ा रहा है, जैसे कि आपने मकान बना दिया, ठीक है, उस लैंड पर, तो उस लैंड की तो वैल्यू बढ़ गई ना, जैसे आपने मकान बना दिया। या फिर आपने क्या किया, लैंड पर कुआं बनाया, कोई बांध बना दिया, जल निकास करने के लिए आपने जो ड्रेनेज सिस्टम बना दिया। ठीक है, उसको आपने उसका लेवल कर दिया, पहले बहुत गड्ढे वगैरह थे, ठीक है, उसको आपने लेवलिंग कर दिया। अब क्या है, इसको हम बोलेंगे इम्प्रूवमेंट। ठीक है, लेकिन आपने कोई टेम्पररी वर्क करा है, उसको हम इम्प्रूवमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, उसको हम इम्प्रूवमेंट नहीं मानेंगे। उसके बाद आता है 20 सबसेक्शन, ये ओमिट हो गया 1956 में। फिर है 21 सबसेक्शन, ठीक है, 5 सेक्शन 5 का सबसेक्शन 21 जागीरदार। ध्यान से सुनिए, जागीरदार का मतलब क्या होता है। देखिए, जागीरदार का मतलब होता है अ पर्सन होल्डिंग जागीर। ठीक है, अ पर्सन होल्डिंग जागीर लैंड और एनी इंटरेस्ट देयर इन। या तो कोई पर्सन जागीर लैंड को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, या फिर उस जागीर लैंड में उसका कोई इंटरेस्ट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो और उसको हम बोलेंगे जागीरदार। और क्या है, इंक्लूड कर रहा है अपने में,
ग्रांटी फ्रॉम अ जागीरदार, ठीक है। और जागीरदार से भूमि प्राप्त करने वाला भी जागीरदार है, समझ गए आप। जागीरदार तो है ही, अगर उसने अपनी भूमि किसी को दे दी तो वो जो ग्रांटी है वो भी जागीरदार माना जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है जागीर लैंड क्या है, ठीक है। तो जागीर लैंड क्या है, अच्छे से समझिए। लैंड वेयर अ जागीरदार हैज राइट्स ओवर लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ऐसी भूमि जिसमें जागीरदार को भू राजस्व या अन्य राजस्व अधिकार हो। इसका मतलब एक ऐसी भूमि है, ठीक है, वहां से वो पर्सन क्या कर रहा है, लैंड रेवेन्यू का अधिकार है उसके पास, ठीक है। उसको अधिकार मिला है कि जाओ उस भूमि से आप क्या करो, राजस्व की वसूली करो, ठीक है। तो वो पर्सन जो ये लैंड रेवेन्यू का राइट रख रहा है, कलेक्ट कर रहा है, वो पर्सन जागीरदार है। और जिन भूमि से वो कलेक्ट किया जा रहा है रेवेन्यू, वो भूमि जागीर लैंड है, ठीक है। इसका मतलब जहां से पैसा आ रहा है वो जागीर, और जिस जो कलेक्ट कर रहा है वो जागीरदार, ठीक है। और इंक्लूड क्या है जागीर लैंड के अंदर, includes land under various tenures in Rajasthan, Abu Ajmer, Sanal areas and land held by landowner। और इसमें राजस्थान, आबू, अजमेर, सुनेल क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों की भूमि तथा भूस्वामी की भूमि शामिल है। कौन सी भूमि और कौन से स्वामी की भूमि शामिल है, तो ये एरियाज जो हैं राजस्थान, आबू, अजमेर, सनल एरिया, ठीक है। तो ये हम याद रखना है जागीर लैंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद है खुदकश्त। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब ओवरव्यू कराया था, ठीक है, जब मैंने इस एक्ट का ओवरव्यू कराया था तब मैंने खुदकश्त को बहुत अच्छे से समझाया था। तो खुदकश्त का मतलब क्या था, लैंड पर्सनली कल्टीवेटेड बाय स्टेट होल्डर, ठीक है। ऐसा स्टेट मतलब जिसकी भूमि है, अगर मेरी भूमि है और मैं खुद ही उसको कल्टीवेट कर रही हूँ, मैंने उसको किराए पर नहीं दी, तो वो लैंड क्या है, वो लैंड है खुदकश्त, ठीक है। और इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, खुदकश्त जो है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, तो इंक्लूड्स रिकॉर्डेड लैंड्स लाइक सर, ठीक है, लाइक सिर, निजी जोत एटसेट्रा। इसको हम और भी कैसी भूमि, इसमें कैसी भूमि शामिल है, तो सिर, निजी जोत आदि के रूप में दर्ज भूमि भी शामिल है। फिर उसके बाद है लैंड, भूमि। तो भूमि का मतलब क्या, तो लैंड यहाँ पर क्या है, वो लैंड जिसको आप एग्रीकल्चर के यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो लैंड जिसको आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, वो ग्रोव लैंड, ठीक है, पैस्चर लैंड, हाउसेज ऑन होल्डिंग, वाटर बॉडीज फॉर इरिगेशन, ये सब को हम लैंड मानेंगे, ठीक है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में लैंड का मतलब क्या है, वो लैंड जो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, ग्रोव मतलब उपवन के लिए, पैस्चर मतलब चरागाह के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जो जोत पर स्थित मकान, ठीक है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर अगर कोई मकान है, या फिर आपने सिंचाई के लिए, ठीक है, जो जल क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, जल क्षेत्र है, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब लैंड है। लेकिन क्या लैंड नहीं है, तो आबादी लैंड लैंड नहीं मानी जाएगी, ठीक है, आबादी लैंड को हम लैंड नहीं मानेंगे। उसके बाद है लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जोती गई भूमि। इसका मतलब क्या है, तो देखिए हम तब कहेंगे कि कोई भूमि जो है उसको पर्सनली कल्टीवेट किया है जब वो भूमि आप या तो अपनी मेहनत से, मतलब ओन लेबर से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, या फैमिली की लेबर से, मतलब या तो स्वयं या परिवार, ठीक है, या फिर अंडर पर्सनल सुपरविजन विद हायर्ड लेबर, ठीक है, या तो स्वयं या तो परिवार या व्यक्तिगत देखरेख में मजदूरों से जो जोती गई भूमि होती है उसको हम लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से जोती गई भूमि बोलते हैं। तो देखिए 3 चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं,
कि अगर आप खुद अपना खेत जो है जोत रहे हैं तो भी माना जाएगा आपने पर्सनल कल्टीवेट किया है उसको। आपने फैमिली की हेल्प लेकर जो है उसको कल्टीवेट किया है उस लैंड पर तो भी माना जाएगा आपने पर्सनली कल्टीवेट किया है। आपने लेबर लगाई है, ठीक है, लेकिन सुपरविजन आप ही कर रहे हैं। लेबर तो आपने लगा दी लेकिन सुपरविजन आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है, ठीक है, कल्टीवेशन, उसको भी हम लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली बोलेंगे। तो 3 चीजें इसके अंदर ऐड है, क्या क्या? ओन लेबर, फैमिली लेबर, हायर्ड लेबर। एक चीज इसमें ऐड नहीं है, नॉट शेयर क्रॉपिंग, ठीक है। आपने बटाई पर ना दिया गया, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप जो है अपनी क्रॉप को, ठीक है, शेयर कर रहे हैं इन लेबर के साथ, ठीक है, तो मान लिया जाएगा फिर वो लैंड जो है पर्सनली कल्टीवेट नहीं है, ठीक है। तो बटाई पर नहीं दी जानी चाहिए। स्पेशल केसेस जैसे कि विडो है, माइनर है, डिसेबल्ड है, आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जो 25 साल से कम उम्र के हैं, डीम्ड पर्सनल कल्टीवेशन इवन विदाउट सुपरविजन, ठीक है। इसका मतलब अगर ये सब लोग हैं, जैसे विडो है, उसने कोई मतलब हायर्ड लेबर ली और अपना सुपरविजन भी नहीं है उसका, तब भी माना जाएगा पर्सनली कल्टीवेट कर रही है वो लैंड, ठीक है, क्योंकि विडो है, ठीक है, तो उसके पास अपनी फैमिली, मतलब अपना पति भी नहीं है उसके पास, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे भी नहीं है, तो उसके पास तो फैमिली लेबर भी नहीं है, तो उसको तो फिर हायर्ड लेबर चाहिए ही चाहिए। ये केस हो गया। प्लस दूसरा माइनर हो गया। अब माइनर अपनी लेबर से तो काम कर ही नहीं सकता, ठीक है, कोई डिसेबल है वो भी नहीं कर सकते, आर्म्ड फोर्स वो तो बेचारे घर पर ही नहीं रहते हैं, ठीक है, कोई 25 साल से कम का स्टूडेंट है। इस केसेस में अगर वो बिना सुपरविजन के, ठीक है, लेबर से काम करा रहे हैं, अपना उनका कोई भी सुपरविजन नहीं है, तब भी माना जाएगा कि वो लैंड उन्होंने पर्सनली कल्टीवेट की है। याद रखना इस बात को। फिर है 25A, लैंड ओनर, ठीक है। तो लैंड ओनर का मतलब क्या होता है? रूलर ऑफ अ कोवेनेंटिंग स्टेट, ठीक है, रूलर ऑफ अ कोवेनेंटिंग स्टेट होल्डिंग एस्टेट अंडर अप्रूव्ड सेटलमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जो संविदा राज्य का शासक जिसकी निजी संपत्ति का निपटान केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हो, उसको हम बोलेंगे कि वो लैंड ओनर है। तो किसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए आपकी एस्टेट जो है, ठीक है, जो आपकी जो होल्डिंग एस्टेट है, हमने पढ़ा था ना होल्डिंग एस्टेट मतलब क्या होता है कि आपके पास पूरी मिलाकर निजी संपत्ति, जो जैसे 4 बीघा है एक जगह, 5 बीघा है अलग, तो आपके पास टोटल कितनी एस्टेट है जो आप होल्ड कर रहे हैं, आपकी टोटल होल्डिंग कितनी है? तो 5 और 5 हो गए 10, तो आपकी 10 बीघा हो गई। तो वो बोल रहा है कि आप लैंड ओनर तब कहलाएंगे जब आपकी ये जो सेटलमेंट है, ठीक है, ये जो आपका निपटान है, ये अप्रूव्ड हुआ हो, केंद्र सरकार ने जब किया हो, तब आप लैंड ओनर माने जाएंगे, ठीक है। रूलर ऑफ अ कोवेनेंटिंग स्टेट होल्डिंग स्टेट अंडर अप्रूव्ड सेटलमेंट। उसके बाद है लैंड होल्डर। देखिए, पर्सन एंटाइटल टू रिसीव रेंट includes estate holder, grantee, tenant in chief, इजारादार एंड सुपीरियर होल्डर, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो लैंड होल्डर है उसके पास क्या क्या राइट है। तो भाई जो लैंड होल्डर है, वो जो पर्सन है, रेंट को भी रिसीव कर सकता है वो, और क्या क्या इसमें इंक्लूड करते हैं हम लैंड होल्डर को, लैंड होल्डर की परिभाषा में और किसको इंक्लूड किया है हमने? इंक्लूड किया है एस्टेट होल्डर को भी, मतलब वो भी लैंड होल्डर है। ग्रांटी, जैसे मेरी कोई जमीन थी मैंने किसी को दे दी, अब वो भी लैंड होल्डर हो गया। टेनेंट इन चीफ, जो मुख्य किराएदार है, उसको भी हमने लैंड होल्डर बना दिया। देखो आप समझो कि लैंड होल्डर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जिसके पास भूमि है या वो जिसकी भूमि है, जिसके पास ओनरशिप है वही लैंड होल्डर है, नहीं। एस्टेट होल्डर भी लैंड होल्डर है, ग्रांटी भी लैंड होल्डर है, टेनेंट इन चीफ भी लैंड होल्डर है, और देखिए इजारादार, ठीक है, जो आपका इजारदार है ना, और जो आपका हमने पढ़ा था जब हमने लीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आप रेंट को रिसीव करने का राइट दे रहे थे, तो हमने ठेकेदार और इजारदार वर्ड पढ़ा था, उसको भी आपने लैंड होल्डर की कैटेगरी में डाल दिया। और सुपीरियर होल्डर, ये सब लैंड होल्डर माने जाएंगे, याद रखना इस बात को।
लैंडलेस पर्सन कौन है? हम किस पर्सन को कहेंगे कि ये लैंडलेस पर्सन है, इसके पास कोई भूमि नहीं है? तो हम तब कहेंगे जब एग्रीकल्चरिस्ट हैविंग नो लैंड और ओनली अ फ्रेगमेंट, ठीक है, या तो उसके पास लैंड ही नहीं है, या फिर जो लैंड है वो एक फ्रेगमेंट है, मतलब बहुत ही छोटा टुकड़ा है, जो एक मेजरमेंट का जो एक क्राइटेरिया है उससे भी कम है उसके पास लैंड, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा फ्रेगमेंट है, तो हम बोलेंगे उस पर्सन के पास लैंड नहीं है। ऐसे कृषक जिसके पास भूमि नहीं है या केवल खंड भूमि है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है। अब है मालिक। मालिक का मतलब क्या? तो देखिए, जो जमींदार है, जो बिस्वेदार है, ठीक है, हु बिकम्स मालिक ऑफ खुदकश्त लैंड आफ्टर अबॉलिशन, तो वो उनको हम बोलेंगे मालिक, ठीक है। जमींदार, बिस्वेदार, जो उन्मूलन के बाद खुदकास्ट भूमि का मालिक बनता है, ठीक है। खुदकास्ट भूमि कौन सी थी? खुदकास्ट लैंड कौन सी लैंड है? जिस पर ओनर अब खुद ही खेती करता है, वो खुदकास्ट लैंड होती है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोस है उस पर समझाया है बहुत अच्छे से। खुदकास्ट लैंड वो होती है जब जो ओनर है उस लैंड का, वो खुद ही उस लैंड पर कल्टीवेशन कर रहा है, उसने किसी को नहीं दी उस पर कल्टीवेशन करने के लिए अपनी जमीन, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो जमींदार है, जो बिस्वेदार है, जो क्या हुआ है, वो मालिक बन गया है खुदकश्त लैंड का, तो उसको हम बोल रहे हैं मालिक, उस जमींदार और बिस्वेदार को, ठीक है। फिर है आर्म्ड फोर्स मेंबर, मतलब इंक्लूड कर रहा है आर्म्ड फोर्स मेंबर में इंक्लूड है मिलिट्री भी, नेवल भी, एयरफोर्स भी, एंड राजस्थान की आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी भी, ठीक है। आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी भी, ठीक है। उसके बाद है ऑक्यूपाइड लैंड का क्या मतलब है? लैंड लेट टू, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट, तो हम उसको बोलेंगे वो लैंड ऑक्यूपाइड है। जब किराएदार के कब्जे में कोई भूमि हो तो उसको हम बोलेंगे वो ऑक्यूपाइड लैंड है। इवन जो खुदकश्त लैंड है उसको भी हम ऑक्यूपाइड लैंड बोलेंगे। अब देखो इसमें क्यों इंक्लूड कर दिया खुदकश्त लैंड को भी ऑक्यूपाइड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो खुदकश्त लैंड होता है उसमें कल्टीवेशन टेनेंट नहीं कर रहा है, ओनर खुद कर रहा है, जिसकी भूमि है वो ही इस पर कल्टीवेशन कर रहा है, तो क्या वो लैंड फिर ऑक्यूपाइड लैंड नहीं है? ऑक्यूपाइड तो है, लैंड तो अभी भी ऑक्यूपाइड है, पर कौन किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है? वो जो एस्टेट का होल्डर है उसी के द्वारा। जबकि यहाँ पर जो टेनेंट के द्वारा जो जमीन ऑक्यूपाइड लैंड है, क्योंकि वहां पर टेनेंट ने ऑक्यूपाई किया है, तो दोनों किसी के पास भी हो बेसिकली वो लैंड ऑक्यूपाइड ही मानी जाएगी, कल्टीवेशन हो रहा है। पेस्चर लैंड का मतलब क्या है? लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग और रिकॉर्डेड और रिजर्व्ड एज सच, या तो कोई जो जगह है उसको आप चारागाह के लिए यूज कर रहे हैं, पशु को चराने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसी जगह को दर्ज कर दिया गया है अभिलेखों में कि ये एक आरक्षित भूमि है, ठीक है, किस चीज के लिए? चारागाह करने के लिए। फिर भुगतान का मतलब क्या होता है? देखिए, भुगतान के अंदर आप इंक्लूड कर रहे हैं डिलीवर व्हेन यूज्ड फॉर रेंट, ठीक है। तो किराया भुगतान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई पेमेंट किया तो वही भुगतान है, नहीं, अगर आपने डिलीवर भी किया है तो वो भी किराए के संदर्भ में ही आएगा, वो भी देना ही होगा, ठीक है। तो किराए के संदर्भ में देना, डिलीवर करना भी शामिल है। प्रिस्क्राइब्ड क्या? प्रिस्क्राइब्ड मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ठीक है, जैसे हमने जेडी एक्ट में पढ़ा था। प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, 2 का सबसेक्शन 19, और रूल्स कौन बना रही थी? स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड का मतलब क्या? तो रजिस्टर्ड का मतलब होता है रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड इंक्लूड्स अटेस्टेड अंडर सेक्शन 33 ऑफ दिस एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब तो रजिस्टर्ड है ही अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इंक्लूड कर रहा है अटेस्टेशन भी, जो आप सेक्शन 33 के अंदर कर रहे हैं इसी एक्ट IRA 1908 के तहत, ठीक है। फिर है रेंट। रेंट का क्या मतलब है? तो रेंट का मतलब होता है जब आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं, काइंड में कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दोनों तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। फॉर यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, लैंड को यूज कर रहे हैं या आपने लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है, किसी की लैंड को, ठीक है, किसी की लैंड को आपने यूज किया है, कर रहे हो, ऑक्यूपाई किया हुआ है,
और बदले में उसको आप क्या दे रहे हैं, कुछ कैश दे रहे हैं या फिर कुछ बदले में कुछ चीज के दे, मतलब काइंड मतलब कुछ चीज दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंट बोलेंगे। और रेंट के अंदर इंक्लूड है सायर, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, ठीक है, इसमें सायर भी शामिल है, जब तक कि क्या हो, कि जब तक कि कोई भी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी सेक्शन 33 से। बाय बाय, टेक केयर।